इस मूवी के आगाज में हम इंसु नामी लड़के को देखते हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है और इस वक्त ट्रेन से अपने घर जा रहा है कि तभी इंसु के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है कि अब सब ठीक है ना। तो इंसु कहता है, मॉम मैं अपने नए स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी टेंशन मत ले और दूसरी बातों से भी बेफिक्र रहे। अब मैं जिन भूतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इस बात से हमें पता चलता है कि इंसु जिन भूतों को देख सकता है और अब इंसु ने जो लॉकेट हाथ में पकड़ा हुआ था वो हिलने लगता है कि तभी उसे सामने एक लड़की की रूह नजर आती है। इंसु तो उसे नजरअंदाज करता है पर जल्दी ही लड़की की रूह को पता चलता है कि ये मुझे देख सकता है। अब इंसु के हाथ में जो लॉकेट था वो उसके दादाजी ने उसे दिया था क्योंकि वो भी जिन भूत वगैरह को देख सकते थे। ये लॉकेट उस वक्त हिलने लगता है जब उसके आसपास कोई जिन भूत हो। अब इंसु जिन भूतों को इसलिए नजरअंदाज करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी जिन भूत को पता चले कि मैं उसे देख सकता हूँ, क्योंकि अगर उनको इस बात का पता चल गया तो वो इंसु से मदद मांगेंगे कि हमें आजादी सुकून दिलवाओ। इन बातों की वजह से इंसु की लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए वो फौरन ट्रेन से निकलकर घर की तरफ जाने लगता है। अब घर आकर वो देखता है कि उस लड़की की रूह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है और इस वक्त वो इंसु के पास बैठी उससे मदद मांग रही थी क्योंकि वो भटकी हुई थी। पर अब इंसु उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो पुलिस को बताता है कि उस लड़की की लाश कहाँ है और कुछ ही देर में पुलिस लाश को ढूंढ लेती है और अब अपनी ही लाश देखकर उस लड़की की रूह रोने लगती है। अब इंसु से उस रूह का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वो इन सब से दूर जाने का फैसला करता है और वो अपने अंकल को कॉल करके कहता है, अंकल मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ और अब मैं वहीं रहूँगा। इंसु के अंकल भी जिन भूत वगैरह को देख सकते हैं, इसलिए वो उससे कहते हैं कि बेटा तुम भी जिन भूतों को देख सकते हो और मैं भी। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो ये घर जिन भूतों से भर जाएगा। वैसे भी तुम आखिर कब तक इन बातों से भागते रहोगे और आए दिन अपने स्कूल बदलते रहोगे, इसलिए तुम बस इन्हें नजरअंदाज करो। ये सुनने के बाद भी इंसु कहता है कि मैं आ रहा हूँ और मैंने स्कूल चेंज करने की एप्लीकेशन दे दी है। फिर अगले दिन इंसु बस में बैठकर अपने अंकल के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब बस जब अपने स्टॉप पर रुकी तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की इंसु को देखकर मुस्कुराने लगती है, पर इंसु उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की भूत है, जिन है। फिर इंसु अपने अंकल के घर जाता है तो दरवाजे पर ऐसी चीजें लगी हुई थी जिनसे जिन भूतों को भगाया जाता है और ये चीजें उसके अंकल ने इसलिए लगाई हुई थी ताकि जिन भूत इनके घर न आ सके। फिर अगले दिन इंसु अपने नए स्कूल में जाता है जहाँ टीचर सबको इसके बारे में बताती है कि ये क्लास में नया आया है। इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि नए स्टूडेंट्स को परेशान किया करते थे। इस ग्रुप की लीडर एक लड़की हियोनजी है जिसे पहली ही नजर में इंसु पसंद आ गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ बैठने की जगह देती है और कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो, मुझसे दोस्ती कर लो। मगर इंसु साफ मना कर देता है। अब यहाँ भी इंसु को एक लड़की की रूह नजर आती है जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और हाथों पर उसके खून लगा हुआ था। वो अपने हाथ क्लास की विंडो पर लगाकर अपने खून के निशान वहाँ छोड़ जाती है। फिर घर जाकर इंसु उस जिन के बारे में अपने अंकल को बताता है कि आज मैंने पहली बार एक ऐसी जिन को देखा है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और चेहरे पर उसने मास्क पहना हुआ था। ये सुनकर उसके अंकल हैरान होकर कहते हैं कि ऐसे खून वाले जिन भूत बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि उनकी मौत बहुत खौफनाक तरीके से हुई होती है और इसलिए वो अपना बदला लेने जरूर आते हैं। अब जितना हो सके तुम उनसे दूर रहो। फिर अगले दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान इंसु एक पार्क में जाता है जहाँ उसे एक औरत अपने डॉग के साथ बैठी हुई नजर आती है। उसे ये दोनों यहाँ बैठे हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उन दोनों की ड्राइंग बनाने लगता है कि तभी अचानक वही खूबसूरत लड़की भूत आती है। इसका नाम मून है और इसे इंसु ने बस स्टॉप पर देखा था। अब वो इंसु के साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन इस बार वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब मून जब उसे ड्राइंग बनाते हुए देखती है तो वो कहती है कि वो जो औरत है वो अंधी है और उसका डॉग मर चुका है। तुमने उसकी ड्राइंग बनाई है, इसका मतलब तुम उसकी रूह को देख सकते हो, इसलिए मुझे इग्नोर करना बंद करो क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे किस बात की वजह से इग्नोर कर रहे हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी और ना ही अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी। ये सुनकर इंसु को थोड़ा इत्मीनान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक घर में कोई डॉग को बेदर्दी से मार रहा है
जिसका खून स्कूल की एक लड़की के फोटो पर जा गिरता है। फिर अगले दिन 2 लड़के इंसू के पास आकर उसे धमकाते हैं कि हमारी दोस्त ह्योनजी से दूर रहो, जिस पर इंसू कहता है कि समझाना है तो उसे जाकर समझाओ, वही है जो मुझे अपने साथ बिठाती है और मेरे पीछे पड़ गई है। ये सुन के एक लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो इंसू को जोर से जमीन पर गिरा देता है। फिर अगले दिन वो लड़की जिसकी तस्वीर पर खून लगा हुआ था, वो अपने डॉग को ढूंढने लगती है जो कि बहुत देर से लापता था, कि तभी उसकी दोस्तें आकर उसे डरा देती हैं। मगर जब वो घर आती है तो उसे लाल रंग की चीज पैकेट में लटकी हुई नजर आती है। अब जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो अचानक पैकेट फट जाता है और लाल रंग का खून उसके ऊपर आ गिरता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी खून से भर जाती है। अब जैसे ही वो मुंह धोने आगे बढ़ी तो उसे उस मास्क वाली लड़की की रूह नजर आती है, जिसे इंसू ने स्कूल में देखा था, और अब वो अपना मास्क हटाकर उस लड़की के सामने आ जाती है। तो वो लड़की हैरत से कहती है, सही तुम? मतलब कि उस मास्क वाली लड़की का नाम सही है और ये लड़की उसे जानती है। अब सही उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो लड़की डर के मारे पीछे हटने लगती है कि अचानक से कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर अगले दिन ह्योनजी कहती है कि लगता है कि हमारी दोस्त भाग गई है, जब तो वो स्कूल नहीं आ रही। ये सुन के इंसू घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उस लड़की के साथ जरूर कुछ हुआ है। फिर वो ग्रुप की लड़की दिखाई जाती है जो कि अभी तक खून में लथपथ एक अंधेरी जगह पर बंधी हुई है कि अचानक से कोई जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है, जिससे वो डर जाती है। फिर अगले दिन इंसू के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो उस ग्रुप के एक लड़के को रोकता है क्योंकि वो एक लड़की को तंग कर रहा था। अब लड़की इंसू का शुक्रिया अदा करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर और हिम्मत आ जाती है। फिर रात के टाइम उस ग्रुप का लड़का और लड़की अपना फोन लेने स्कूल में आते हैं, जो कि क्लास टीचर ने उनसे छीन कर रख लिया था। अब मोबाइल तो इन्हें मिल जाता है, पर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी यहाँ सही की रूह आ जाती है और वो इन दोनों को बहुत डराती है। मगर वो लड़की फिर भी अपनी ग्रुप लीडर ह्योनजी को कॉल करके बताती है कि सेही हमें मारना चाहती है, जिसके बाद सेही इन दोनों को बेरहमी से मार देती है। फिर अगले दिन स्कूल में सबको पता चलता है कि इस ग्रुप के 2 लोग गायब हैं। ये सुन के सब लोग बहुत हैरान होते हैं, मगर ह्योनजी किसी को भी नहीं बताती कि उन दोनों के साथ हुआ क्या है। फिर अगले दिन इंसू को उस मास्क वाली भूतनी के बारे में एक और भूतनी से पता चल जाता है, इसलिए वो क्लास में आकर सबसे सेही के बारे में पूछता है, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। तब ह्योनजी उसे बताती है कि वो एक पागल लड़की थी। अब ये सुनकर इंसू सेही की तस्वीर मांगता है, मगर उसे पता चलता है कि सेही ने कभी तस्वीर ही नहीं निकाली। इसी दौरान क्लास की एक लड़की इंसू को सेही की तस्वीर भेजती है और साथ ही वो मैसेज भी करती है कि किसी को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें सेही की तस्वीर दी है। अब सेही की तस्वीर देखकर इंसू बहुत हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो मून के पास जाकर उससे सेही के बारे में पूछता है। तो मून कहती है कि सेही को कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि सबको ये भी पता है कि वो मास्क क्यों पहनती थी। ये सुनकर इंसू ह्योनजी के पास जाकर उससे सेही के बारे में और पूछता है, मगर इस पर ग्रुप का लड़का इंसू को बहुत मारकर पूछता है कि आखिर तुम क्यों सेही के बारे में जानना चाहते हो। जिस पर इंसू कहता है कि कुछ नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो तुम लोगों से अपना बदला लेने जरूर आएगी। ये सुन के वो लड़का उसे छोड़ देता है। फिर जब वो लोग अकेले होते हैं तो ह्योनजी अपने दोस्त से कहती है कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को किडनैप सेही के डैड कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं था जिस दिन सेही का फ्यूनरल था, उसके डैड हम सब बच्चों को कैसे गौर से देख रहे थे। अब इसलिए ये दोनों सेही के घर जाते हैं। उधर इंसू अपने अंकल को सेही के बारे में बताता है कि वो है तो एक ही, लेकिन 2 अलग अलग रूपों में। जिस पर अंकल जवाब देते हैं कि कभी कभी इंसानों की तरह जिन भूतों को भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक शख्स कई रूपों में जी रहा होता है। और जिन भूतों के साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मरने से पहले इन्हें लोगों ने बहुत सताया होता है। और इसी वक्त इंसू के पास ह्योनजी का मैसेज आता है कि जल्दी से सेही के डैड के घर आओ, मेरी जान को खतरा है। मगर इंसू के अंकल उसे वहां जाने से मना कर देते हैं, पर इंसू ह्योनजी की जान बचाना चाहता है, इसलिए अंकल उसे उसके दादा का खंजर देते हैं और कहते हैं कि इससे जिन भूतों को मारा जा सकता है। उधर सेही के डैड के घर सेही की रूह ह्योनजी और उसके दोस्त को बहुत डराती है, जिसके बाद सेही की रूह अपने डैड के अंदर आकर इन दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब किस्सा तमाम होने के बाद इंसू यहाँ पर आता है और वो देखता है कि सेही के डैड मदहोशी की हालत में कहीं जा रहे हैं। अब इंसू जब अंदर जाता है तो उसे ह्योनजी और उसके दोस्त की लाश मिलती है। फिर अलमारी को चेक करते हुए उसे सेही की रूह नजर आती है
अब वो उसका मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि सेही और मून दोनों एक ही हैं। जिसके बाद हमें सेही का माजी दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि सेही ने उस ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट की थी। मगर जब उन लोगों को इस बारे में पता चला तो वो लोग सेही को बहुत तंग करते हैं। वो लोग उसे मारते और हद से ज्यादा सताते थे। ह्योन-जी कभी उसके बाल जला देती थी और कभी उसके बाल काट देती थी। एक बार तो ह्योन-जी सेही का बहुत बुरा मेकअप करके उसे मास्क पहनाती है और कहती है कि अगर तुमने ये मास्क उतारा तो हम तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। अब ये बात जब सेही के डैड को पता चलती है तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, मगर सेही उन्हें ऐसा करने से रोक देती है कि अगर उस ग्रुप को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरी जिंदगी अजाब कर देंगे। मगर अगले ही दिन जब सेही क्लास में मास्क पहने बैठी हुई थी तो टीचर जबरदस्ती उसका मास्क हटा देती हैं और कहती हैं कि तुम मास्क पहनकर क्लास में नहीं बैठ सकती, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। और फिर टीचर मास्क को पाँव से खराब कर देती है। मगर मास्क उतारने की वजह से ह्योन-जी सेही को बहुत मारती है, लेकिन रोज रोज का जुल्म बर्दाश्त करके वो तंग आ गई थी, इसलिए वो फांसी से लटककर खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद वो रूह बनकर वापस आई है अपना बदला लेने। मगर जब वो इस दुनिया में वापस आई तो उसके दो रूप थे, एक बहुत प्यारा मून का रूप और दूसरा बहुत खौफनाक सेही का रूप। अब उसने उस ग्रुप के सारे लोगों को जान से मार दिया था, लेकिन अभी भी उसका दिल नहीं भरता। वो चाहती है कि वो अपने क्लासमेट्स और उस टीचर को भी जान से मार दे, क्योंकि जब उस पर जुल्म हो रहा था तो ये सब खामोश थे। इसलिए अब वो टीचर की बॉडी का इस्तेमाल करके सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा होने का कहती है। अब जैसे ही सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं तो वहाँ की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उधर इंसू को सेही की डायरी से उसकी सारी हकीकत पता चल जाती है, इसलिए वो घबराते हुए अपनी साइकिल लेकर जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगता है और रास्ते में वो अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि मेरी मदद करें प्लीज। जिसके बाद उसके अंकल सेही के घर जाते हैं और सेही की लाश जमीन पर रख देते हैं। फिर वो रिचुअल वाले कपड़े पहनकर तलवार हाथ में लेते हैं और सेही के लिए जादू करते हैं। अब जैसे ही जादू पूरा हुआ उसकी सारी ताकत उस चाकू में आ गई जो इंसू के हाथ में था। अब उसे इस चाकू से सेही पर वार करना था। उधर सेही ने टीचर के जरिए पूरी जगह पर पेट्रोल गिरा दिया था और अब वो वहाँ पर आग लगाने वाली थी, लेकिन तभी उसका अच्छा वाला रूप मून उसे ऐसा करने से रोकती है। मगर उसी वक्त मास्क वाली सेही उसे कहने लगती है कि भूल गई तुम, ये लोग तुम्हारे और मेरे साथ होने वाले जुल्म पर खामोश थे। अब जैसे ही यहाँ इंसू आया सेही अपने अच्छे वाले रूप मून को गायब कर देती है और फिर वो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के अंदर जाने लगती है। ये बात इंसू को अपने लॉकेट से पता चलती है। अब इसी दौरान सेही को अपने बचपन का एक स्केच दिखता है जो कि बचपन में उसके लिए इंसू ने बनाया था और ये इंसू को सेही के रूम से मिला था। दरअसल इंसू और सेही बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे और सेही ने एक दिन इंसू को कई सारे बदमाश बच्चों से बचाया था, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। मगर अब सेही जैसे ही वो स्केच देखती है तो उससे इंसू याद आ जाता है और इसलिए वो फौरन से अपने अच्छे वाले रूप में आ जाती है। मगर जैसे ही वो स्टूडेंट्स की तरफ देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने मास्क वाले रूप में आ जाती है। ये देखकर इंसू जल्दी से चाकू से सेही को मार देता है। ऐसा होते ही उसकी रूह वापस अपने अच्छे वाले रूप में आ जाती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मतलब कि अब उसकी रूह को सुकून मिल गया था और इंसू सेही को फिर से खोकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर कुछ साल बाद इंसू उसी स्कूल में टीचर बनकर आ जाता है जहाँ पर वो कभी स्टूडेंट हुआ करता था और अब उसे क्लासरूम में पिछली सीट पर बैठी हुई एक लड़की की रूह नजर आती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वो भी तकलीफ में थी। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।